गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शगुफ्ता। मुझे उम्मीद है कि जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था सेल के ऊपर उसे आपने रिवीजन कर लिया होगा। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है हमारा सेल के शेप और उनके फंक्शन के बारे में स्टडी करना। याद रखिए बच्चे, कोई भी टॉपिक एक बार में तो आपको समझ में आने से रहा है ना, एक बार में सब कुछ समझ में आ सकता है पर आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए आपको बार बार रिपीटेटिव मैनर में चीज़ों को, स्लाइड को आप बार बार देखिए। पीडीएफ आपको ऑलरेडी ऐप में अवेलेबल है। कोशिश करें कि बार बार इन चीज़ों को देखें और सुनें ताकि आपको ये दिमाग में बैठ पाए। जैसे जैसे हम वर्ड्स से फेमिलियर होते जाते हैं हमें उनके लिए उन चीज़ों को याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ेंगे ये बेसिक साइंस होगा। हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम एक ओवरव्यू ले लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है सेल के शेप और उनके फंक्शंस। सेल के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सेल जो है वो कहाँ से आती हैं। सेल के बारे में जो थ्योरी बाकी साइंटिस्ट ने हमें दी हैं उन सब के बारे में हमने स्टडी की थी। आज हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में हर ऑर्गन स्पेसिफिक जो सेल होती हैं कैसे कैसे उनका डिवीजन ऑफ लेबर होता है, कैसे उनके फंक्शन वेरी करते हैं एक ऑर्गन के दूसरे ऑर्गन से। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि सभी काम जो सेल हैं उनके काम करने का तरीका अलग होता है। इसमें पहले नंबर पर आते हैं हमारे पास स्फेरिकल। ठीक है, तो स्फेरिकल जो शेप है उनको हम स्फेरिकल को हम देखिए, हिंदी और इंग्लिश में एक बात आती है कि हिंदी में भी हमें सारे स्लाइड चाहिए। बट बेटा प्रॉब्लम ये होती है कि बायोलॉजी में हर चीज़ को आप हिंदी में नहीं समझ सकते हैं, है ना। स्फेरिकल को वो गोलाकार तो लिख सकता है ना, लेकिन अब फ्लैटन को चपटाकार लिख देगा। अब कॉलमनर और क्यूबॉइडल में क्या होता है, ऐसे शेप में थोड़ी मुश्किल होती है कि वो आपको हर चीज़ के हिंदी के वर्ड्स आपको मिले, है ना। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करा सकूँ ताकि जब आप क्वेश्चन देखें तो हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप देखें आपको वो उसका जिस्ट जो है वो समझ में आए। ठीक है, तो जब आप बात करते हैं सेल शेप में स्फेरिकल सेल शेप की, तो स्फेरिकल का मतलब क्या है कि जिनका शेप थोड़ा सा इस तरह गोलाकार शेप होगा। ठीक है, गोलाकार शेप आपको कहाँ पर मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा जो एबुडेंटली आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं वो है आरबीसीज जिनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसीज का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। ओके, लाल रक्त कोशिकाएं। ये क्या होती है, ये गैसियस एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं। इनमें डिफ्यूजन अच्छा होता है, ये मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं और वॉल्यूम देती हैं। अब देखिए कि मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू में समझाती हूँ कि ये जैसे हमारा रेड ब्लड सेल्स है जिसे हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। आरबीसीज जो होती हैं, आप एग्जांपल लीजिए कि आप एक छोटा सा गिफ्ट है जिसे अगर आप पैक करते हैं, तो जब आप गिफ्ट पैकिंग कर रहे होते हैं तो गिफ्ट के पैकिंग करते समय बाहर आप एक पतला सा पेपर जो है वो लगाते हैं जिसको हम गिफ्ट पेपर कहते हैं। ठीक है, इस गिफ्ट पेपर में ये कितनी थिन सी होती है ना, ठीक वैसे ही जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनका जो कवरिंग होती है ना, वो कैसी होती है, हमने देखा अभी स्फेरिकल शेप की होती हैं, तो इनका जो कवरिंग होती है वो बहुत थिन होती है। इससे गैसियस एक्सचेंज में हमको आसानी होती है, क्योंकि आरबीसी का जो काम है वो मेन काम ही है गैसों को एक्सचेंज करना। कौन कौन से गैस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीजन है, CO2 है, आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि इनका जो एक्सचेंज है वो इसके थ्रू होता है। तो एक्सचेंज के लिए हमें जिस टाइप के सेल टाइप की ज़रूरत होगी वो स्फेरिकल होंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो सेल शेप है, जैसे कि ये हमारे पास एक आरबीसी है ना, ये आरबीसी जो है ये स्फेरिकल शेप की है, स्फेरिकल शेप है और इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में और CO2 के एक्सपोर्ट में, इन सब में हमको आसानी होती है। या आप ये देख रहे हैं कि ये बीच से हल्की सी दबी हुई रहती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये कौन से शेप की है, ये हमारे पास बाई कॉन्केव शेप की है। ठीक है, अब बाई कॉन्केव माने कि डिस्क शेप। ठीक है, बाई कॉन्केव डिस्क शेप की होती है। इनका मेन फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को लंग से टिश्यू में लेकर के आना, और जो CO2 है हमारा ये क्या कर रहा है, O2 को लंग से टिश्यू में दे रहा है और CO2 को टिश्यू से लंग में देगा, ताकि गैसेस एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल हो पाए और रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा हो पाए। स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो आरबीसी में हमारे पास होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या है, एक टाइप का प्रोटीन है। ये क्या करता है, ये ऐसा हीमोग्लोबिन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आरबीसी के अंदर पाया जाता है। ये ब्लड के साथ अपनी एफिनिटी, ब्लड में ऑक्सीजन के साथ अपनी एफिनिटी को दिखाता है और उसको साथ लेकर के कैरी करता है ताकि आपको
ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिल सके। ठीक है, अब अडाप्टेशन में क्या करता है कि मैंने बताया है कि ये जो होते हैं आपके आरबीसी, ये बीच में इनका शेप होता है बाइकनकेव। बाइकनकेव के साथ साथ इसमें न्यूक्लियस और दूसरे जो ऑर्गेनल्स हैं सेल्स के वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको एक रूम है, यहाँ पर आपको जगह चाहिए, तो यहाँ पर जितने टेबल है, चेयर है, इन सब चीज़ों को आप बाहर रखेंगे तब जाके उतना स्पेस बन पाएगा। और आपका जो आरबीसी है, हमने पढ़ा था कि जो मल्टी सेलुलर या यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। तो आरबीसी का मेन काम कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी करके लेकर के जाना है। तो जितनी ज़्यादा जगह होगी उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन इसके अंदर आ पाएगी। इसीलिए आरबीसी ने एक अडाप्टेशन किया। इस अडाप्टेशन में इसने क्या किया कि अपने न्यूक्लियस को और बाकी सेल ऑर्गेनल्स को यहाँ से हटा दिया। हटाने की वजह से यहाँ पर काफ़ी रूम बन गया, काफ़ी स्पेस हो गया। इस स्पेस की वजह से इनको ऑक्सीजन कैरी करने में थोड़ी आसानी होती है। अब बात यह है कि कौन कौन से डिसीज है जो कि आरबीसी से एसोसिएटेड है। तो हमारे पास सबसे पहला नाम आता है एनीमिया। मतलब कि आरबीसी जो ब्लड जो काउंट होता है, आरबीसी काउंट का कम होना है ना, या प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होना, उनका कहलाता है एनीमिया। माने कि हीमोग्लोबिन कम है, आरबीसी के नंबर ऑफ आरबीसी कम है, आरबीसी का काउंट कम है, तब हम कहते हैं कि किसी पर्सन को एनीमिया हो गया। एनीमिया के बहुत सारे टाइप होते हैं बेटा, है ना, हम ये नहीं बोल सकते हैं। कई बार ये जेनेटिक भी हो सकता है, कई बार हो सकता है कि एक एक्सीडेंटली कुछ आपका प्राइमरी फेसी में आपका एक्सीडेंट हुआ और इंस्टेंट आपका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ और उसकी वजह से आपका एनीमिया क्रिएट हुआ। ये सब चीज़ें जो है वो मैनेज की जा सकती हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है सिकल सेल एनीमिया, जिसको मैनेज करने में बड़ी दिक्कत आती है। सिकल सेल एनीमिया आपका आपने देखा होगा कि ये एक जेनेटिक डिसीज़ है। इस जेनेटिक डिसीज़ में क्या होता है कि हमने अभी अभी ऊपर के लाइन में डिटेल से पढ़ा कि जो आरबीसी है वो अपना ज़्यादा एरिया खाली इसलिए रखती हैं ताकि उसमें ज़्यादा हीमोग्लोबिन आ सके। ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उसमें तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन सेम इसका उल्टा यहाँ पर हो जाता है कि क्योंकि इनका जो शेप है वो सिकल यानी कि हंसिए के शेप का आकार हो जाता है, इसकी वजह से यहाँ पर अब जब इसका शेप कम होगा तो सब यहाँ पर सीधी बात है कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होगा, क्योंकि उतनी हीमोग्लोबिन नहीं होगी, हीमोग्लोबिन कम होगी तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर कम आएगा, है ना। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जो ये नॉर्मल आरबीसी है उसके कंपैरिजन में अगर सिकल शेप आरबीसीज होती हैं तो उन बच्चों को या उन पेशेंट को बहुत मुश्किल होती है सर्वाइवल में। एक और प्रॉब्लम आती है बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन जब पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है तो सिकल सेल क्राइसिस नाम का एक प्रॉब्लम आती है जहाँ पर मस्कुलर पेन होता है पेशेंट को, है ना। तो खैर चलिए, ये दोनों बात अगर आपने समझ ली तो हम देखते हैं कि हमने आरबीसी के बारे में यहाँ तक डिटेल पढ़ी है। अब आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो होता कहाँ पर है। तो अस्थि मज्जा, आपको पता है कि ये जो आपकी बोन होती हैं, है ना, बोन को अगर आप ऊपर के सेक्शन में देखेंगे तो इसका जो बीच का यहाँ का जो पार्ट होता है इसको हम हिंदी में अस्थि मज्जा या इंग्लिश में हम बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो में ही रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिसको हम इरिथ्रोपायोसिस कहते हैं। ये प्रोसेस जो है ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि हम जनरल साइंस पढ़ रहे हैं तो हम बेसिक चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे ताकि कल को अगर आपके एग्जाम में इसकी टर्मिनोलॉजी से संबंधित कोई क्वेश्चन बनते हैं तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब देखते हैं कि लाइफ स्पैन क्या है। अब इनके पास न्यूक्लियस है नहीं, ऑर्गेनल्स है नहीं, तो बहुत लंबा ये जी नहीं पाते हैं। तो कम से कम हमारे पास 120 डेज, 90 या 110 या 120 डेज मैक्सिमम आपके पास इतने दिन होते हैं जिनमें ये आरबीसी है। उसके बाद ये क्या होती है, उसके बाद ये मर जाती हैं। जब ये मर जाती हैं तो इनका एंगल्फ कर लेते हैं मैक्रोफेजेस। ठीक है, ये डिस्ट्रक्शन इनका कैसे होता है, जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो एंगल्फ कर लेते हैं आरबीसी को आफ्टर देयर लाइफ स्पैन। अब क्या होगा, अब ये डिबरी है, जब ये मर गई, जब तक ये जिंदा थी हीमोग्लोबिन का लाइफ जितना था उसमें क्या किया इसने ढेर सारा काम किया, इसने ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कैरी किया। अब ये थक गई है, अब जैसे ही ये मर गई है तो इसकी जो बॉडी है, जो डेड बॉडी है, इसको कोई क्या करेगा, तो बॉडी के लिए तो एक डिबरी है, ये तो एक कचरा है। इस कचरे को बाहर निकालने के लिए जो हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं वो इनको खा लेते हैं, लिटरली खा लेते हैं। ठीक है, तो खा लेते हैं, एंगल्फ कर लेते हैं और उसको उनके कंस्टिट्यूएंट में ब्रेक कर देते हैं। तो जब आपने खा लिया, इसका डिस्ट्रक्शन हो गया, है ना, मैक्रोफेजेस के द्वारा। अब रेड ब्लड सेल्स जो है वो रेगुलेटेड होती है एक हार्मोन से। ये लाइन समझने वाली है। ठीक है बेटा, आपके पास एक हार्मोन होता है इरेथ्रोपायोटिक यानी कि या फिर ईपीओ। ये हार्मोन जो है ये बहुत सेंसिटिव होता है रेड ब्लड सेल के काउंट को लेकर। तो अगर किडनी से निकलने वाले इस हार्मोन को ये समझ में आ जाता है कि भैया ब्लड में ना हीमोग्लोबिन काउंट कम हो रहा है, तो जब काउंट कम हो रहा होता है तो क्या होता है कि इस काउंट को ठीक करने के लिए जो एरिथ्रोपायोटिन है, क्या नाम है, इरिथ्रोपायोटिन। तो इरिथ्रोपायोटिन ये सिक्रीट कहाँ से होता है बेटा, ये सिक्रीट होता है किडनी से,
ठीक है, किडनी से ये सिक्रीट होता है और ये जैसे ही इसको समझ में आता है कि आरबीसी बहुत कम हो गया, ये फटाक से अपना आपको बहुत सारा क्या दे देता है, आरबीसी को, वो जो बोन मैरो है उनको ये सिग्नल देता है कि भैया फटाफट फटाफट बोन मैरो बनाओ, हमें बड़ी बोन मैरो के द्वारा आरबीसी बनाओ, हमें बड़ी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि मैक्रोफेज का जो इंगल्फ होता है आरबीसी में, वो उनके लाइफ स्पैन के बाद वो कहाँ पर होता है, तो ये काम होता है बेटा स्प्लीन में। स्प्लीन को हिंदी में जहाँ तक मुझे याद है प्लीहा बोलते हैं। और जो आरबीसीज के काउंट को जो बढ़ाने के लिए या उसके रेगुलेशन के लिए बढ़ाना है या कम करना है, दोनों ही हालात में किडनी के द्वारा एक हार्मोन सिक्रीट होता है। इस हार्मोन को हम बोलते हैं इरिथ्रोपायटिन हार्मोन। ठीक है, और ब्लड बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं इरिथ्रोपायोसिस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये हो गई हमारी, मतलब हमने स्फेरिकल सेल शेप को अच्छी तरीके से समझ लिया। अब बारी आती है क्यूबॉइडल की। क्यूबॉइडल क्या करता है, क्यूबॉइडल जो स्ट्रक्चर, क्यूबाइटल मीन्स क्यूब जैसा सरफेस एरिया। क्यूब में क्या करेगा, देखिए क्यूब का मतलब क्या होगा हमारे पास, आप सपोज एक छोटा सा क्यूब लेते हैं, या जैसे हम कार्डबोर्ड का बॉक्स देते हैं, उसमें हमको 6 सरफेस मिलते हैं, ऊपर नीचे चारों तरफ के अलग अलग। ठीक है, तो 4 और 1 और 2 मतलब कि 6 टोटल। तो 6 सरफेस में से क्यूब बन गया आपके पास। क्यूबॉइडल में क्या होगा, ये आपको स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो देगा ही, क्योंकि वो ऑलरेडी सब तरफ से स्टेबल है, और सिक्रेशन और अब्जॉर्प्शन करेगा। तो अब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन कैसे करेगा, तो अगर आपके पास सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा तो वहाँ पर चीज़ों को रहने के लिए जगह भी ज़्यादा मिलेगी, स्पेस भी ज़्यादा मिलेगा, जगह ज़्यादा है, और वहाँ पर अब्जॉर्ब करने के लिए और कोई चीज़ को सिक्रेट करने के लिए वहाँ पर जो एक्यूमुलेट होंगे लिक्विड है या जो भी हार्मोन्स है, वो सब कुछ आपको इजीली मिल पाएंगे। इसीलिए जो क्यूबॉइडल शेप होती है, ये कहाँ पर मिलती हैं आपको, ये एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो कि किडनी की ट्यूब्यूल्स में होती हैं। अब किडनी का काम क्या होता है बेटा, हमने पढ़ा था कि किडनी जो है वो यूरिन को एक्यूमुलेट करती हैं, वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं। तो इस टाइप के प्रोसेस में हमको क्यूबॉइडल सेल बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, तो इमेजिन करिए कि बहुत सारे डब्बे डब्बे क्यूब वाले आपने जमा दिए हैं, और ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं किडनी में, किडनी के एपिथेलियल सेल में, और वहां पर जाकर के अब्जॉर्प्शन का, स्टोरेज का, सिक्रेशन का ये काम करते हैं। नेक्स्ट बारी आती है हमारी कोलमनर की। इन सब चीजों को हम आगे डायग्राम पे फिर से एक बार देखेंगे। ठीक है, कोलमनर सेल क्या होती है, जो कि कॉलम के शेप की हो। कॉलम के शेप की सेल आपको क्यों होगी, तो कॉलम के सेल की शेप की जरूरत पड़ेगी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो बड़े बड़े कॉलम होते हैं वो क्या करते हैं, चीजों को ग्रैब करते हैं, चीजों को पकड़ते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब करा देते हैं। तो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन का एक्चुअली काम होता क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है अब्जॉर्प्शन करना। आपने जो डाइजेस्ट किया है चीजों को, है ना, स्टमक में आपके डाइजेशन जब कंप्लीट होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के वो चीजें, जो उसका लोअर पोर्शन है, वहां पर वो चीजें क्या होती है, अब्जॉर्ब होती है। डाइजेशन के चैप्टर में हम इसको और एक्सप्लेन करूंगे मैं आपको, वहां पर ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो जो कॉलम के शेप की सेल होते हैं, यानी कि कोलमनार सेल जो होती हैं, उनका मेन काम होता है सिक्रीट करना, अब्जॉर्ब करना, और सब्सटेंस के मूवमेंट के लिए आपको वो क्या करती हैं, एरिया प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, ताकि वहां पर अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, कुछ चीजें अब्जॉर्ब होंगी, कुछ चीजें उसके ऊपर से फ्लोट होकर के आगे भी तो बढ़ती हैं ना, है ना, फीकल मैटर को प्रोड्यूस करने के लिए। अब पारी आती है फ्लैटेंड सेल की। तो फ्लैटेंड क्या कर रहा है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि लंग्स की जब हमने बात की थी, तो लंग्स में होते हैं फ्लैटेंड सेल, माने कि एक एकदम सीधा सा पतली सी एक शीट होगी जो क्या करेगी, गैसेस के एक्सचेंज के लिए बहुत ईजी होगी। तो बहुत मोटी लेयर होगी तो क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज ठीक से नहीं हो पाएंगी। जबकि फ्लैटेंड शेप में क्या होता है, एकदम पतली सी फ्लैट आपकी लेयर ऑफ टिश्यू है, जो कि क्या करते हैं, इजीली गैस के जो एक्सचेंज है उसमें कहीं पर कोई रुकावट मत आए, इसलिए फ्लैटेंड सेल होते हैं। अब हम थोड़ा सा इमेज देखते हैं इसकी। ये देखिए सिंगल स्क्वामस एपिथेलियम की अगर आप बात करेंगे तो ये आपका बेसमेंट हो गया, इसमें एक न्यूक्लियस होती है, ये सेल है। ये क्या है, सिंगल स्क्वामस है। सिंगल स्क्वामस मतलब कि एकदम पतली सी शीट जैसी लेयर है, एक सिंगल स्क्वामस एपिथेलियम की एक लेयर है। इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी गैसेस एक्सचेंज में, जो कि लंग्स में होगा, अल्वियोलाई में होगा, आपका ट्रैकियल जो सेक्शन है वहां पर होगा। दूसरी बात करते हैं कि क्यूबॉइडल, तो क्यूब जैसा सेक्शन है, हमने देखा बहुत सारे बॉक्स लाइक की जो बॉक्स जैसी संरचना जो होती है आपके पास, बॉक्स जैसा जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये बहुत सारे बॉक्सेस बने बने हैं, है ना, ये जो बॉक्स बने बने हैं। तो ये बॉक्स क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे, ठीक है, सिक्रेशन करेंगे, ये सारे काम में हमको, आपको क्या चाहिए, क्यूब शेप का चाहिए। कैसा शेप का, ये जो आपका क्यूब शेप का स्ट्रक्चर है ये चाहिए आपको। तो यहाँ पर आपको 6 जो है आपको फेजेस मिल जाते हैं। अब ये हमने जो सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम देखा था ना बेटा, इसमें आपको ये समझना है एक चीज कि सिलिएटेड में ना, देखिए ये जो प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये है सीलिया।
ठीक है। सीलिया क्या है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। आपने टॉवेल देखा होगा या आपने कारपेट देखा है, जैसे आपने घरों पे कारपेट में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे फाइबर निकले हुए होते हैं। ये फाइबर क्या करते हैं, चीज़ों को अपने ऊपर फ्लोट होने देते हैं। ठीक है। आपके एयरवेज जो होते हैं ना, आपके एयरवेज को क्लीन रखने के लिए, आपके एयरवेज को क्लीन रखने के लिए सबसे अच्छा काम कौन करते हैं, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, माने कि कॉलम तो है उसमें सीलिया भी है। ये क्या करते हैं, आपके जो एयरवेज होते हैं उसमें अक्सर देखना, अब आपको थोड़ी भी एलर्जी होगी तो म्यूकस फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है। इन सब से बचने के लिए आपको क्या होता है, कोलमनर एपिथेलियम तो होते ही हैं सेल, साथ में उसमें सीले भी प्रेजेंट होते हैं जो कि मूवमेंट को और क्या करते हैं, मूवमेंट को थोड़ा बढ़ाते हैं, है ना, किसी भी सब्सटेंस के मूवमेंट के। तो वैसे ही जब म्यूकस सिक्रेशन होता है एलर्जी वगैरह में, तो उसको बाहर तरफ लेकर के आने के लिए, या फिर आपका जो यूट्रस होता है फीमेल्स में, यूट्रस में जो ओवम होता है उसके चलने के लिए, इन हर चीज़ के लिए, ब्लड के फ्लो के लिए, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो है, तो सभी चीज़ों के जो बाहर की तरफ आने में मूवमेंट जो है, मीन स्लाइड करने के लिए वहाँ पर ज़रूरत होती है, वो है सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल सेल्स। फिर आते हैं स्मूथ कोलमनर एपिथेलियल सेल्स। तो भैया स्मूथ सेल्स इसलिए चाहिए ताकि आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वहाँ से जो आपका जो बोलस है, जो हम खाना जो खा रहे हैं, जब वो डाइजेशन हो जाता है तो उसके मूवमेंट के लिए आपको इस टाइप के सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास और किस टाइप के सेल होते हैं। यहाँ तक कि आपको अगर क्लैरिटी आ गई हो तो हम और किस टाइप के सेल हैं उसके बारे में हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पिंडल शेप सेल किसकी होती है। तो स्पिंडल शेप किस में होती है, हमारे पास मस्कुलर सेल्स में होती हैं। ठीक है, ये मसल सेल्स। ठीक है, ये काम क्या करती है बेटा, ये रैपिड मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा आपको शो करती हैं। ठीक है, कैसे, हम आगे देखते हैं सेल्स में। स्पिंडल शेप मसल सेल जो होते हैं इनको हम स्केलेटल मसल फाइबर भी कहते हैं। तो इनका शेप कैसा होगा, अब देखिए इस तरीके का इसमें शेप बना होता है। ये लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है और टेपर्ड एंड होती है। टेपर्ड एंड का मतलब एंड से थोड़ी सी पतली रहती है ये। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेपर्ड एंड रहती है। ये टेपर्ड एंड इसलिए रहती है ताकि एक जगह में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये एक्यूमुलेट हो सके। कारण क्या है, तो भैया इनका फंक्शन है वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन का। वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन माने कि स्वैच्छिक रूप से इनमें संकुचन होगा। आप चाहेंगे तो होगा, मैं चाहूंगी तो मैं मेरा हाथ हिलाऊंगी, मैं नहीं चाहूंगी तो मेरा हाथ नहीं हिलेगा। जबकि सेम इसका अपोजिट होता है इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन में। तो अभी हम बात कर रहे हैं वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन की, क्योंकि ये जो मसल सेल है ये स्केलेटन से, यानी कि आपका जो हड्डी होती है, बोन्स होती है, उनसे ये अटैच होते हैं। और जब आप अपना बोन को हिलाना चाहेंगे, आप मूवमेंट करना चाहेंगे, तो साथ में मसल भी मूव करेंगी। ठीक है, अब इनकी स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चर्स में होता है इनका मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स क्या है, कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होते हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो होते हैं, इनसे मिलकर के मायोफाइब्रिल्स जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। अब बारी आती है कि सार्कोमियर क्या है। तो बेटा बहुत सारे जब मायोफाइब्रिल्स के जो बंडल होते हैं, जब वो एक साथ आ जाते हैं तो अब हम उसको सार्कोमियर कहते हैं। तो समझ में आया आपको, मायोफाइब्रिल में एक्टिन और मायोसिन क्या काम करते हैं और सार्कोमियर क्या काम करते हैं। ये जो आपकी मसल का मूवमेंट हो रहा है ना, इसमें एक्टिन मायोसिन प्रोटीन जो है, या फिर हम उनको अगर कलेक्टिव में बोले तो जो मायोफाइब्रिल्स हैं वो ही काम करते हैं आपके मसल के मूवमेंट में। ठीक है, तीसरी चीज आती है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब हमको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे मेन काम होता है एटीपी, मतलब कि जो पावर हाउस ऑफ एनर्जी का जो पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो एटीपी जनरेशन में ये हेल्प करता है। एडाप्टेशन क्या करते हैं, जैसा कि हमने आरबीसी में एडाप्टेशन देखा था कि वो अडाप्ट करते हैं न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स के बिना, ताकि ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड हो सके, ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में आ सके। यहाँ पर अडाप्टेशन कैसा होगा कि बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, ताकि प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ाया जा सके। मसल, आप जिम जाते हैं बेटा तो मसल ही तो बनाते हैं। तो मसल में क्या होता है, मसल में होती है हाइपरट्रॉफी। ये जो डोले शोले बन रहे होते हैं, ये कहाँ से बन रहे होते हैं, ये बन रहे होते हैं हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल से। मसल में बहुत ज़्यादा जो प्रोटीन जब की वजह से जो मसल का फॉर्मेशन होता है, उसमें थोड़ा सा साइज जो है वो उसकी बढ़ जाती है, उसमें हाइपरट्रोफी आ जाती है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं ताकि प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ाया जा सके। कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म क्या होता है इनमें, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। हमने जो एक्टिन और मायोसिन पढ़ा है, तो मायोसिन प्रोटीन के ऊपर एक्टिन जो फिलामेंट है उनका जो मूवमेंट इस तरीके से होता है, उसी को हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। क्योंकि जब तक ये मूवमेंट होगा नहीं, मसल मूव
नहीं करेंगे। ठीक है, अब डिसीज कौन कौन सी रिलेटेड है जो कि मसल सेल से रिलेटेड है, तो आएंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है कि जो मसल सेल्स हैं उनका लगातार डिजनरेट होना या उनका वीकनिंग, ठीक है, उन पे वीकनेस आना ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहलाता है। और माइस्थेनिया ग्रेविस एक्चुअली एक ऑटो इम्यून डिसीज है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो एक रफ आप एक थोड़ा सा समझ में रखें कि आपको अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसे टॉपिक देते हैं तो आपको समझ में आ जाए, बहुत ज़्यादा डीप हम नहीं जाएंगे इसमें। ठीक है, काम की बात की स्केलेटल मसल्स जो है वो किससे अटैच होती हैं, तो स्केलेटल मसल्स जो है वो स्केलेटन की जो मसल्स हैं वो टेंडन से अटैच होती हैं। मींस आप देखेंगे कि जो टेंडन्स है, मसल को बोन से पकड़ के रखने के लिए जो ग्लू काम करता है उसको हम टेंडन्स बोलते हैं, और बोन को बोन से कनेक्ट करके जो रखता है वो कहलाता है लिगामेंट। आप देख रहे हैं कि जैसे कि ये जो बोन्स है ये आपस में कनेक्ट है जो है वो लिगामेंट की वजह से है, और अगर टेंडन्स जो है वो मसल जो है वो मसल जो कनेक्ट होती है बोन से, वहां पर हम उसको बोलते हैं टेंडन्स। ठीक है, ओके। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर एटीपी एज एनर्जी सोर्स। आप जिम जाते हैं तो जितना कि आप दौड़ते हैं, आप भागते हैं, तो आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा थकते इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है ना। ठीक है, तो ये हमने पहला स्पिंडल शेप का जो हमने मसल सेल था वो हमने समझ लिया। अब बारी आती है नर्व सेल्स की। नर्व सेल्स के बारे में हमको आगे हम पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी कि ये क्या करते हैं कि नर्व जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है या नर्व इंपल्स है इनको ये कंडक्ट करके लेकर के जाते हैं, और इनका शेप कैसा है, ये नर्व सेल का जो है ये न्यूरॉन्स के एग्जाम्पल में आते हैं, इनका जो शेप होता है वो नर्व सेल जैसा होता है। एक चीज हम देखते हैं अमीबॉइड के बारे में हम जो बात कर रहे हैं तो ये WBC होती हैं। अमीबॉइड, आपने अमीबा पढ़ा होगा, अमीबा आपने जो देखा होगा, अमीबा आपको पता है क्या होता है? कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका शेप कुछ इस टाइप का होता है ना, कोई ऐसा स्पेसिफिक शेप नहीं है, ये कहीं से भी कैसे भी मूव कर लेता है। सेम वे जैसे ऑक्टोपस आपने देखा है, बहुत छोटी सी जगह से भी वो स्क्वीज होकर के निकल जाता है ना। तो ये अमीबॉइड शेप होती है। तो WBC को अमीबॉइड शेप बोलने का मतलब क्या है, ताकि ये मूवमेंट में और फूड पार्टिकल के इंगल्फमेंट में काम कर सके। कैसे काम करता है, चलिए हम देखते हैं और समझते हैं। WBC जो होते हैं ना बेटा, WBC के साथ क्या होता है, WBC जो होती है ना आपकी, ये जैसे आपकी ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी में बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे इनको कि WBC क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि इनका शेप जो होता है वो अमीबॉइड क्यों है। ठीक है, हम इनके शेप को अमीबॉइड क्यों बोलते हैं, अगर हमको ये समझना है। ठीक, ये अमीबॉइड शेप इनके बोलने का मतलब ये होता है कि ये जो शेप दिख रही है ना आपको, ये जो शेप दिख रही है, मीन्स ये क्या हो रहा है, WBC बाहर की तरफ आ रही है। दरअसल WBC को आप अपने शरीर के सैनिक बोल सकते हैं। ठीक है, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में अटैक करता है बेटा, तो आपका जो सबसे पहले जो सिस्टम एक्टिवेट होता है वो क्या है, इम्यून सेल्स है ना। तो इम्यून सेल्स क्या करती हैं, इम्यून सेल में जो WBCs होते हैं वो तुरंत कैपिलरी से बाहर आ जाते हैं। जैसे कि एक कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया हो सकता है, चाहे वो फंगस हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कुछ भी हो, किसी भी टाइप का फॉरेन पार्टिकल जब एंटर करता है आपकी बॉडी में, तो सबसे पहले इसका जो इंटरेक्शन होता है वो WBC से होता है। हमारी WBC क्या करती है, क्योंकि उसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, उसका शेप होगा तो यहाँ पर जितनी छोटे छोटे जो स्पेस है यहाँ से ये बाहर आ नहीं पाएगा, है ना। तो इसीलिए उसका कोई शेप नहीं होता, वो अमीबॉइड शेप का है। वो लिटरली WBC आपका जब कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में अटैक कर रहे होते हैं ना, तो वो क्या करता है, WBC देख रहा होता है ये कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, यहाँ पर तो कुछ नहीं हो रहा, सब चीज़ ठीक है कि नहीं है। जैसे ही उसको पता चलता है कि यहाँ पर एक गड़बड़ आ रही है, वो तुरंत बिल्कुल भागा जाता है। मैं आपको नेक्स्ट टाइम एक अच्छा सा एक जिफ प्रोवाइड करूंगी, उसमें लिटरली एक बहुत अच्छा WBC दिखा रहा है जो कि क्या कर रहा है, बैक्टीरिया का पीछा कर रहा है और फिर वो उसको इंगल्फ करता है। सेम यही प्रोसेस आपकी बॉडी में भी होता है। तो ये क्या करता है, जैसे ही इसको दिखता है एकदम खतरा, तो जब खतरा मोड एक्टिवेट होता है तो WBC क्या करता है, ये जो कैपिलरी के बीच में छोटी छोटी स्पेस है ना बच्चे, यहां से ये स्क्वीज होकर के अंदर आ जाता है। इस स्क्वीज को बायोलॉजी में एक टर्म दिया जाता है जिसको हम कहते हैं डायपिडेसिस। ठीक है, तो डायपिडियासिस के मूवमेंट के थ्रू, ये लिखा हुआ है, डायपिडियासिस के मूवमेंट के थ्रू जो आपके WBCs हैं, WBC का एक टाइप है न्यूट्रोफिल्स, वो क्या कर रहा है, स्क्वीज होकर के आउट हो रहा है यहाँ से,
ये क्या कर रहा है, फिर इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फैगोसाइट कर रहा है। फैगोसाइट मतलब उनको पूरी तरीके से खा ले रहा है, जैसे उसने आरबीसी की लाश को खा लिया था, सेम वैसे यहाँ पर ये उसको खा रहा है। तो इनको खा करके इंगल्फ करता है, उनको ब्रेक कर देता है और उनको इनइफेक्टिव बना देता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। पहली बार में हो सकता है आपको ये थोड़ा हैवी लग रहा होगा, पर परेशान ना होए, या आपको धीरे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नर्व सेल्स की। हमने देखा नर्व सेल्स कैसे होते हैं, हमने वहां पर देखा नर्व सेल जो है, न्यूरॉन्स जो है वो नर्व सेल के शेप के होते हैं। इनका शेप कैसा होता है, ये लॉन्ग होते हैं। सबसे पहले हमको पता ही है कि नर्व सेल्स है हमेशा बहुत वो लॉन्ग ही होंगी। क्यों लॉन्ग होंगी भाई? क्योंकि जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो ऊपर से नीचे तक पूरी बॉडी में आपके रहते हैं ना, तो वो सारी जगह से सेंस करते हैं सारे आपके स्टिमुलस को। ठीक है, तो इनका शेप होगा लॉन्ग होगा, ये ब्रांच्ड होती हैं। और इनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर है? तो पहला स्ट्रक्चर है आपके पास डेंड्रॉइड, दूसरा आपके पास होता है सेल बॉडी, और एक आपके पास होता है एक्सॉन। ठीक है, अब न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, नर्व सेल्स का काम क्या होता है? तो नर्व सेल का काम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ट्रांसमिशन करना, या नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन करना। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूरॉन जो है वो एक्चुअली एक जाल की तरह आपकी पूरी बॉडी में फैले होते हैं। नर्वस सिस्टम चैप्टर में मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर आ गए? ये सारे स्ट्रक्चर आ गए। माइलिन शीथ क्या होती है? तो मैंने आपको जब सेल चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें आपको एक एग्जाम्पल लिया था कि इमेजिन करें कि आपका ये पूरा घर है, घर में आपके पास पूरी वायरिंग की पूरी जो है कनेक्शंस होते हैं, है ना। ये वायर के जो कनेक्शन होते हैं, क्या आप इसमें कॉपर के वायर को खुला छोड़ देते हैं क्या? अगर आप कॉपर के वायर को खुला छोड़ेंगे तो करंट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो उससे बचाव के लिए हम क्या करते हैं, रबर की एक पतली सी जो इंसुलेशन है हम उसमें चढ़ा देते हैं ताकि वो करंट को क्या ना करे, पास ऑन ना होने दे। तो सेम वही काम, आपकी बॉडी इतनी अच्छी मैकेनिज्म है आपकी बॉडी के पास कि वो ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जो थ्रो करता है ना, उसके लिए वो भी एक इंसुलेशन रखता है ताकि जो कंडक्शन है, कंडक्शन में किसी प्रकार की रुकावट ना आए। तो माइलिन शीथ जो होता है उसको आप रबर के शीथ की तरह समझ सकते हैं, जैसे आप रबर का कोटिंग चढ़ाते हैं, सेम वैसा ही इंसुलेट करता है एक्सॉन को, और सिग्नल के ट्रांसमिशन को ये स्पीड अप करता है। ठीक है, ताकि बहुत जल्दी नर्व का कंडक्शन हो। ठीक है, साइनैप्स किसको बोलते हैं? जो दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन होता है, इस तरीके से जंक्शन होता है, यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर का बेटा सिक्रीशन होता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, पर यहां पर जो सिग्नल होते हैं वो सिग्नल को जाने के लिए कुछ केमिकल रिलीज होते हैं शरीर से, उसे ही उस एरिया को हम कहते हैं साइनैप्स। ये एक जंक्शन होते हैं न्यूरॉन्स के लिए ताकि दो न्यूरॉन के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल कराई जा सके। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन की। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन ये जो हमने अभी अभी पढ़ा, जो मैंने आपको बताया है कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है उनका सिक्रीशन होता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में कौन से होंगे? एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं? जो कि सेंसरी ऑर्गन से या सेंसरी जो आपके पास न्यूरॉन्स होते हैं वहां से रिसीव करते हैं सिग्नल को। ठीक है, और लेकर के आते हैं आपके पास ब्रेन तक। फिर आप मोटर न्यूरॉन देखते हैं जो आपके सिग्नल्स को लेकर के जाते हैं मसल्स तक, वो सारे आपको मोटर न्यूरॉन है। अब अगर न्यूरॉन्स में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है ना, या किसी प्रकार के कोई माल फंक्शंस उसमें आते हैं, तब हम उसको डिसीज के फॉर्म में देखते हैं। तो कौन कौन सी डिसीज है जो कि न्यूरॉन से रिलेटेड है? तो उसमें पहला नंबर आता है अल्जाइमर्स सेल का। अल्जाइमर्स सेल्स में क्या होता है बेटा? प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स, माने कि जो न्यूरॉन्स हैं वो लगातार जब डीजनरेट होते जाते हैं तो हम उसे अल्जाइमर कहते हैं। अल्जाइमर में पेशेंट इसीलिए उनकी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, वो जल्दी से भूलने लगते हैं, चीज़ों को वो याद नहीं रख पाते हैं। दूसरा हमारे पास नाम आता है डिसीज़ का, जो कि है पार्किंसन डिसीज़। पार्किंसन डिसीज़ क्या होती है? पार्किंसन जो है इसमें जो एक हार्मोन होता है बेटा डोपामिन, ठीक है, एक्चुअली इसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोल सकते हैं। तो डोपामिन जो होता है हमारे पास, डोपामिन के सिक्रीशन के लिए जो डोपामिन एनर्जेटिक जो हार्मोन्स मतलब जो एरिया होता है जहां पर डोपामिन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, वो एरिया डिजनरेट हो जाता है, वो सेल्स डिजनरेट होती हैं जो कि डोपामिन का जो फॉर्मेशन करती हैं। और ये किस लिए काम करता है? डोपामिन जो आपको प्लेजर मिलता है ना, आपको सेटिस्फैक्शन का जो आपको प्लेजर आता है, बहुत अच्छा आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ मोटिवेटेड हमेशा फील रहता है, बहुत खुशी फील करते हैं, सेटिस्फाई फील करते हैं, प्लेजर, सेटिस्फैक्शन, आपको मूवमेंट है, आपका मूड है, ये सभी के लिए डोपामिन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर इन तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं जब जो न्यूरॉन्स है उसमें किसी प्रकार की माल फंक्शंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है आपका
ये न्यूरॉन का एक स्टेन्ड सेल, हमने सेल लिया, उसको स्टेन किया। जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तब हमको ये दिखता है अच्छी तरीके से कि ये जो है आपका, देखिए इस इमेज में आपको इजीली समझ में आएगा कि ये जो आपका एक पूरा नर्व सेल है ना, ये यहाँ तक आपकी, तो ये है आपके पास माइलिन शीट। ठीक है, माइलिन शीट आपको क्या प्रोवाइड कराती है बेटा? ये इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। मैंने आपको बताया कि इंसुलेट करती है ताकि नर्व का कंडक्शन जो है ना, वो किसी तरीके से रुके मत, उसमें इंटरप्शन मत आए किसी तरीके से। तो ये हमारे पास डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? सारे रिसीव करते हैं सिग्नल को। ठीक है, ये हमारे पास एक्सॉन है यहाँ पर, और ये है सेल बॉडी। सेल बॉडी, ये एक्सॉन क्या कर रही है? कंडक्शन कर रही है। माइलिन शीट इनके कंडक्शन को प्रिवेंट कर रही है ताकि इसमें किसी प्रकार का डैमेज ना हो। सेल बॉडी में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, उसमें कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि उसको अपने पास समेट कर रखते हैं। उसके अलावा ये जो दूसरे जो डेंड्राइट्स हैं, ये दूसरे न्यूरॉन से इस तरीके से अटैच है ताकि ये सिग्नल को ले सकें। ठीक है, अब यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि हम WBC जो हमने देखा, जिसका शेप हमने क्या पढ़ा? इसका अमीबॉइड शेप था। अमीबॉइड शेप का मतलब क्या होता है? वही जो मैंने आपको बताया कि डिफेंस में काम करता है, इसलिए इसको कहीं भी कैसे भी हालात में कैपिलरीज के बीच से स्क्वीज होकर के बाहर आना पड़ता है। स्क्वीज होकर के बाहर आने की प्रोसेस को हम डायपिडियासिस बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में WBC को बहुत फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है कि वो किसी भी तरीके के छोटे से भी कॉर्नर से स्क्वीज होकर के बाहर आ सके। तो WBC का फंक्शन क्या है? सबसे पहले इम्यून सिस्टम में हमारा मतलब डिफेंस मैकेनिज्म ये हमारा करता है ना। ये आप देख रहे हैं, ये बहुत प्राउड फील कर रहा है ना, क्योंकि इसने क्या किया हुआ है, इनके पास जो हथियार हैं है ना, वो हथियार से क्या कर रहा है? अपने सारे जो वायरस हैं, बैक्टीरिया है, जो फॉरेन मटेरियल्स हैं, पैथोजेंस हैं, उनको किल कर रहा है। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या करेंगे? तो इम्यून सिस्टम में डिफेंस का काम करते हैं। ये किसी भी प्रकार के पैथोजेंस या रोगजनक जो मटेरियल होते हैं, रोगजनक जो आपके पास पार्टिकल्स होते हैं, उनसे बचने के लिए। अब टाइप्स क्या क्या होंगे इनके? तो दो टाइप होते हैं WBCs के, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। याद पहली बार में नहीं होगा, धीरे धीरे आप रिविजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो पहला टाइप होता है इसका ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा साइट होता है ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में आपके पास क्या क्या आएंगे? न्यूट्रोफिल्स आते हैं, इसिनोफिल्स आते हैं, बेसोफिल्स आते हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट में आपके पास लिम्फोसाइट्स आते हैं, जिसमें कि बी सेल्स और टी सेल्स होती हैं, और मोनोसाइट आते हैं। बी सेल्स जो होती हैं आपके पास, वो एंटीबॉडीज को जनरेट करने का काम करती हैं। जैसे कि आपने वैक्सीन लगवाया है, या फिर आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई डैमेज हुआ है, या डैमेज नहीं भी हुआ है, या पैथोजेंस जो हैं जब वो आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, तो ये एंटीबॉडी जो है वो उनसे लड़ने के लिए जाती हैं, उनको लड़ती हैं, उनको भगाती हैं, और साथ में एक मेमोरी सेल भी बनाती हैं। इसी फिनोमिना पे काम करता है आपकी वैक्सीन, है ना। तो ये जो मेमोरी सेल है वो देखती है कि एक मिनट यार, आपने तो वैक्सीन लगाया था, इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है मुझे तो पहले भी हो चुकी है, इसका मतलब अब मुझे लड़ना है। तो वो अपनी पूरी इच्छा शक्ति से लड़ती है। ठीक है, ये है बीटा सेल्स जो कि क्या बनाती है? हमारे पास एंटी बॉडीज बनाती हैं। ठीक है, और टी सेल्स जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से कनेक्टेड है। अब ये हम बाद में देखेंगे, बहुत ज़्यादा अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये समझिए कि WBCs के दो टाइप हैं आपके पास, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। फिर उसके बाद ये प्रोसेस करती है फैगोसाइटोसिस का। मैंने बताया कि कोई चीज़ को इंगल्फ कर लेना, उस पर अटैक कर लेना और उसको पूरा पूरा खा लेना कहलाता है फैगोसाइटोसिस, माने कि इंगल्फमेंट। अब लिटरली ये दांत से चबा कर तो खाता नहीं होगा बेटा, है ना। तो ये क्या करता है WBC? उनको उनके कंस्टिट्यूएंट में ब्रेक कर देता है। ठीक है, ब्रेक कर देता है। एक घर को आप घर कब कहेंगे? जब वो पूरी तरीके से बन जाएगा, है ना। अब मैंने इस घर की पूरी ईंट अलग कर दी तो आप उसको घर तो नहीं कह सकते ना। बस ये सेम उसी तरीके की बात है। ठीक है, तो फॉरेन पार्टिकल का डिस्ट्रक्शन कर देता है। बात आती है कि WBC से रिलेटेड डिसीज क्या क्या है आपके पास। तो एक है सबसे पहला आपके पास ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है? ल्यूकेमिया एक्चुअली WBC या वाइट ब्लड सेल्स या ब्लड कैंसर हम इसको बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा, देखिए मैंने आपको बताया कि RBCs का कम होना एनीमिया है ना। तो वही RBCs बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो वो अच्छी बात है क्या? तो किसी भी चीज़ की अतिशयोक्ति तो अच्छी होती नहीं है ना। तो वैसे ही ल्यूकेमिया में क्या होता है, WBC जो सैनिक होते हैं वो बरगला जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि उनको क्या करना है। तो जो अनकंट्रोल्ड मैनर में जो WBCs का काउंट जब बढ़ जाता है तब हम उसको
ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, आता है इम्यूनोडेफिशिएंसी, जब किसी प्रकार की इंपेयरमेंट होती है या इंपेयर्ड इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं इम्यूनोडेफिशिएंसी। कई बार क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी ना हाइपर एक्टिव हो जाती है कि उसको ये लगता है कि क्या करना है, मैं क्या क्या कर लूँ, मुझे ये भी लग रहा वो भी लग रहा है। जैसे कि कोरोना में, कई बार हम कोरोना में अभी जो प्रॉब्लम आई उसमें ये आई कि बॉडी जो है बहुत ज़्यादा हाइपर इम्यूनाइज हो गई, उसको समझ नहीं आया कि क्या क्या करना है, उस वजह से वो कई बार अपने सेल को ही खाने लगती है। तो इस टाइप के इश्यूज इसमें आते हैं। ठीक है, अब ये बनते कहाँ पर हैं, तो ये भी बोन मैरो में ही बनते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका आरबीसी बन रहे थे। डब्ल्यूबीसी के काउंट होते हैं वो डिपेंड करते हैं बॉडी के हेल्थ के स्टेटस पर। माने कि कैसे काउंट, कैसे उस पर करेंगे, तो भैया आप ये देखिए कि अगर आपका खान पान अच्छा है, आप बोलते हैं ना, आपकी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, आपके पड़ोसी, आपके मम्मी पापा सब आपको बोलने लगते हैं इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग करो, ये च्यवनप्राश खाओ, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो बेटा इम्यूनिटी स्ट्रांग होने का मतलब डब्ल्यूबीसी की सही मात्रा ही होने से है। ठीक है, फिर WBC आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी इम्यून सिस्टम, ये बताने वाली बात नहीं है। जैसे कि एक देश का डिफेंस सिस्टम होता है, वैसे ही हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है WBC। ठीक है, अब हम उसके टाइप को थोड़ा सा देखते हैं कि ल्यूकोसाइट्स है ना, तो हमने देखा कि ल्यूकोसाइट से WBC के दो टाइप होते हैं, ग्रेन्युलर और ए ग्रेन्युलर। ग्रेन्युलर में आपके पास आएंगे न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स। ए ग्रेन्युलर में मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इनकी डिटेल में अभी बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, जब हम इम्यूनिटी चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में इसको समझा दूंगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लैरिटी आई होगी, है ना। नेक्स्ट जो हम देखते हैं, आपने अभी स्पिंडल शेप जो है आपका मसल सेल पढ़ ली, आपने न्यूरॉन्स पढ़ लिया, आपने WBC पढ़ लिया। अब हमारी पारी है बोन सेल्स को पढ़ने की। बोन सेल जो होते हैं ना बेटा, उनका शेप होता है स्टीलिएट। स्टीलिएट को हिंदी में हम कहते हैं तारांकित। तारांकित का मतलब ऐसा होता है कि उनका शेप कुछ इस तरीके का होता है, जैसे कि आपने वायर लगे होते होंगे जो बीच में ऐसे क्रॉस होते हैं, तो ऐसे वायर की वजह से वो कैसे दिखता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल तारे बने हुए हैं ऐसे इस शेप के। तो ये जो स्टीलिएट शेप होते हैं उससे स्ट्रक्चरल सपोर्ट और मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती है। किसको, बोन सेल को। आपको पता है कि जो आपका पूरा स्केलेटल सिस्टम है, एक ढांचा जो है आपके शरीर का, उसका मेन काम क्या होता है, आपकी बॉडी के मसल्स को, ऑर्गन को, सभी को क्या करना, एक जगह देना, एक स्पेस देना और अच्छी तरीके से उनको बना करके रखना। ये जो आपका लोकोमोशन है, ये जो आपका जो पोस्चर जो बना रहता है ना, एक ह्यूमन का, एक किसी भी एनिमल का, तो ये जो पोस्चर बना हुआ है किसकी वजह से, ये स्केलेटल सिस्टम की वजह से है। इस स्केलेटल सिस्टम को ये स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है, ये स्ट्रेंथ मिलती है इसको स्टीलिएट शेप के बोन सेल से। ठीक है, हम आगे इसको अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास आरबीसी डिस्क शेप, हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट आता है आपके पास ट्रैकियल रिंग। ट्रैकियल, ये जो आपका ट्रैकिया जो होता है, यहाँ पर अगर आप छू कर देखेंगे तो हमारी बॉडी में एक होता है बोन, दूसरा होता है कार्टिलेज। बोन किसको बोलेंगे, जो कि कैल्सिफाइड होते हैं, जो कि कैल्शियम और फास्फोरस के मिलने से बनते हैं, है ना। और दूसरा होता है हमारे पास कार्टिलेज। ये कार्टिलेज बेटा बोन जितने स्ट्रांग नहीं होते हैं, इनको हम सॉफ्ट बोन भी बोल सकते हैं। ट्रैकियल जो रिंग होती है, अगर ये कोलैप्स हो जाएंगी तो आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी। ये लंग से अटैच होते हैं, है ना, इसलिए ये जो ट्रैकिया होते हैं ना बेटा, आप छुएंगे तो रिंग शेप आपको समझ में आएगा। ये रिंग शेप जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसको, आपके नेक के मूवमेंट को भी, और आपके ट्रैकिया जो है वो सांस लेने में आपको थोड़ा आसानी प्रोवाइड करते हैं, ताकि गैसेस एक्सचेंज में आसानी हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लिगामेंट न्यूरॉन्स, ये आ गए आपके पास बोन सेल। बोन सेल के बारे में या बोन सेल की स्टडी में हम सबसे मेन चीज देखते हैं ऑस्टियोसाइट है। अब हम डिटेल देखते हैं बोन सेल की। बोन सेल का फंक्शन क्या होता है, हमने पहले ही समझ लिया कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है और स्टोरेज करता है मिनरल्स का। कौन कौन से मिनरल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो मेनली आपका कैल्शियम है और मेनली आपका कैल्शियम है एंड फास्फोरस है ना। कैल्शियम और फास्फोरस को ये रखता है अपने साथ। साथ ही बोन जो सेल्स होती है उनका एक मेन काम होता है हीमेटोपोइसिस का। हमने पढ़ा कि बोन मैरो में WBC और RBCs बनती हैं, है ना, इरिथ्रोपोइसिस बनते हैं। तो ये सारा काम किस में होता है, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करने के लिए भी हीमेटोपोइसिस होता है। टाइप्स कौन कौन से, बोन सेल्स के कौन कौन से टाइप होते हैं बेटा, तो ऑस्टियोब्लास्ट होता है। ठीक है, तो आप ऑस्टियो तो सब में रह गए, ऑस्टियो याद रखना है आपको। ठीक है, तो ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोसाइट है और ऑस्टियोक्लास्ट है। ठीक है, ये तीनों टर्म बोन सेल्स के, जो बोन सेल है इनसे कनेक्टेड है और बोन्स के टाइप होते हैं बोन सेल के। स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है, स्टीलिएट शेप का। मैंने आपको बताया स्टीलिएट मतलब तारे के शेप का, माने कि ये कुछ इस तरीके के बने होते हैं।
ठीक है, ये ऐसे शेप की वजह से इनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलता है। ये जो स्टिलेट शेप होता है ना, इनके बीच में यहाँ पर होती है कैनालिकुली। ये कैनालिकुली जो होती है क्या करती है, न्यूट्रिशनल एक्सचेंज के लिए और जो बोन सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन है उसमें ये बहुत हेल्प करती है। दूसरी चीज़ है कि एक जो अगर बोन सेल में कुछ डिफॉर्मिटीज़ आती हैं या माल फंक्शन होते हैं तो उसमें किस तरीके की डिसीज़ होती है, तो एक डिसीज़ होती है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में देखिए टर्म में ही लिखा हुआ है, इसमें पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब ये है कि ब्रिटल हो जाती हैं आप जो बोन्स होती हैं, जब वो ब्रिटल हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं, तो क्या होता है देखिए, एक चीज़ होती है कि ब्लड से, जो ब्लड की कैपिलरी हैं वहां से कैल्शियम जो है वो अंदर की तरफ आता है और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। लेकिन एक एज के बाद या किसी मेडिकल कंडीशन में जब इन बोन्स से कैल्शियम का जो मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होने लग जाए, माने कि बोन से जब कैल्शियम में ब्लड में कैल्शियम आने लग जाए, जब आपकी बॉडी में बहुत कम कैल्शियम होता है तो आपको मसल ट्विंचिंग महसूस होती है, क्योंकि ये बोला जाता है कि जो आपको कैल्शियम की बहुत कमी हो गई है, तो डाइटिशियन से, डॉक्टर्स हैं, वो आपको कहते हैं कि आपको ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत है या कैल्शियम रिच डाइट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम कम रहेगा तो बोन जो है वो पोरस होने लगती है, क्योंकि कैल्शियम जो है आपकी बॉडी से कहीं से तो वो लेगा ही ब्लड, तो वो कहाँ से लेगा, वो आपके बोन से लेने लगता है और ब्लड में आने लगता है। तो ये धीरे धीरे जो बोन्स है आपकी क्या हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं और कमजोर हो जाती हैं। फीमेल्स में आफ्टर मेनोपॉज भी ये प्रोसेस देखी जाती है। नेक्स्ट है बोन्स। क्या है, तो बोन्स एक्चुअली एक लिविंग टिश्यू है ना, लिविंग टिश्यू है, इसलिए इनको इनके रीमॉडलिंग संभव है। रीमॉडलिंग का संभव क्या होता है बेटा, रीमॉडलिंग का मतलब क्या होता है, मुझे ये रूम है, मुझे इसको थोड़ा ठीक कराना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा इसको तोड़ दिया, इसको थोड़ा सा पीछे ले लिया, और वो मुन्ना भाई का मूवी का वो डायलॉग आपको याद होगा कि इस दरवाजे को तोड़ के वो कमरा अपने अंदर ले लो, उसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रीमॉडलिंग करना, माने कि जो बोन्स है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल के अकॉर्डिंग आपकी जो बोन है उनका रीमॉडलिंग बार बार वो थोड़ी थोड़ी बनती बिगड़ती रहती हैं। आप चाहे अच्छा खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप कोई मेडिकल कंडीशन में है, नहीं है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, इन सब की वजह से समझ में आता है कि आपकी जो बोन जो है वो लगातार रीमॉडल होती रहती है। वो समझती है कि आपको बॉडी में सब चीज़ें चाहिए वो मिल रही है कि नहीं, आप एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं। अगर ये चीज़ें प्रॉपर नहीं होती हैं तो आपकी जो रीमॉडलिंग है उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, हो रही होती है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए खूब खेलने कूदने से, बाहर दौड़ने भागने से, फिजिकल एक्टिविटीज से बोन्स जो है वो थोड़ी स्टिफ होती हैं या स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। तो जिम जाना ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑस्टियोब्लास्ट की जब हम बात करते हैं तो एक क्विक ओवरव्यू लीजिए, आप बहुत ज़्यादा डीप में याद नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा। तो ऑस्टियोब्लास्ट की जब हम बात करते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट को एक्चुअली हम बोन फॉर्मिंग सेल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि आपके बोन के सरफेस में जो आपका, जैसे कि सपोज ये बोन है, तो बोन की सरफेस में आपको ब्लास्ट मिलेगा, ठीक है। ब्लास्ट को आप याद रखेंगे, ये रिस्पॉन्सिबल होता है बोन मैट्रिक्स के सिंथेसिस के लिए और मिनरलाइजेशन के लिए, माने कि वही कैल्शियम है, फास्फोरस मिनरल है, उनको पकड़ करके अपने पास रखना, यही मेन काम करता है ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ये कहाँ पर पाया जाता है, ये सरफेस पर पाया जाता है बोन ग्रोथ और रिपेयरिंग के समय, क्योंकि हमको क्या चाहिए बोन के लिए, कैल्शियम और फास्फोरस ही तो चाहिए ना, तो ये मिनरल कहाँ पे होगा, सरफेस एरिया में होगा, बस। अब दूसरी बात है ऑस्टियोसाइट, हमने अभी पढ़ा ऑस्टियोब्लास्ट, तो ब्लास्ट जो है वो ऊपर की तरफ है ना। ऑस्टियोसाइट जो है, ऑस्टियोसाइट ये मैच्योर बोन सेल होती हैं, जो वो बोन सेल जो कि मैच्योर होती है वो अंदर की तरफ आती जाती हैं, ठीक है। तो ये डिराइव्ड होती है ऑस्टियोब्लास्ट से, तो ऑस्टियोब्लास्ट से ही फॉर्मेशन हुआ है आपका ऑस्टियोसाइट का, और ये बोन मैट्रिक्स के अंदर में प्रेजेंट होती हैं। ये बोन टिश्यू के होम्योस्टेटिस को मेंटेन करती हैं और मिनरल के एक्सचेंज को भी बनाकर रखती हैं, ठीक है। तीसरी बात आती है हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट की, तो ऑस्टियोक्लास्ट में बोन के रीअब्जॉर्बिंग सेल होती हैं, ये मल्टीन्यूक्लिएट होती हैं, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके बोन के रीअब्सॉर्प्शन के लिए और बोन के रीमॉडलिंग के लिए आपको जरूरी क्या होगी, क्लास्ट। तो हम देखेंगे कि बोन फॉर्मेशन के लिए जो बोन फॉर्मिंग सेल है वो ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोब्लास्ट से ही बनती है हमारे पास ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट क्या करती है, मैच्योर बोन सेल है जो कि अंदर की तरफ आती जाती है मैट्रिक्स में, आप अभी देखेंगे इमेज में। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या होती है, ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो बोन की रीमॉडलिंग, जो हम पढ़ रहे थे अभी, रीमॉडलिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि सबसे ऊपर के सरफेस में जो आपके पास प्रेजेंट है वो क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट है।
ठीक है। जो सबसे ऊपर के सरफेस में आपके पास प्रेजेंट है वो क्या है, आपके पास ऑस्टियोब्लास्ट है। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट जो है आपके पास, ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो सबसे ऊपर के एरिया में प्रेजेंट है। हमने देखा कि ये बोन जो सबसे आपको जो ऊपर के एरिया है बोन फॉर्मिंग होता है। ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो बन रही है आपकी, देखिए अब ऑस्टियोसाइट जो है वो मैच्योर बर्न सेल है ना, तो मैच्योर बर्न सेल है, यहाँ पर ऑस्टियोसाइट, यहाँ पर मैंने बताया मैट्रिक्स में ये अंदर की तरफ आने लगती हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है सबसे ऊपर ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, आपके रीमॉडलिंग के लिए, बोन के रीमॉडलिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने बताया कैनालिकुली के बारे में आपको बताया, जो हमने पढ़ा कि तारांकित जो होती है स्टिलिएटेड सेल जो होती हैं वो क्या सी होती है, कैनालिकुलर सी होती हैं, जो कि न्यूट्रिशनल एक्सचेंज के लिए और एक बोन को दूसरे सेल से कनेक्ट करने के लिए काम आती हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट, ये मैंने एक इमेज बना दी है जिसमें ऑस्टियोसाइट लिखा हुआ, ऑस्टियोब्लास्ट है ना, ये है। आप अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट लगभग हम कंप्लीट कर लिया है अपना टॉपिक आज का, है ना। हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं ताकि जो अगर कुछ छूटा हो तो वो आपका रिवीजन में आ जाए। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ये देखा कि सेल का शेप और जो फंक्शन होते हैं वो कैसे वेरी करते हैं, उनके शेप और उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनका फंक्शन किस तरीके से अलग अलग होता है। तो स्फेरिकल या गोलाकार हमने देखा था, उसका रेड ब्लड सेल्स था हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्यूबॉइडल सेल्स होती है जो क्यूब शेप होती है, क्यूब शेप की हमने एक बक्से के बारे में देखा था, एक कार्डबोर्ड के बॉक्स के बारे में जिसके 6 साइड होते हैं। तो उसमें किडनी के ट्यूब्यूल जो कि सिक्रेशन के लिए, अब्जॉर्प्शन के लिए काम आते हैं। कोलमनर हमने देखा था, जो कॉलम बने होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बने होते हैं। फ्लैटेंड सेल जो होती हैं वो गैसेस एक्सचेंज के लिए बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए हमने देखा लंग्स की अल्वेओलाई सेल्स। आरबीसीज के बारे में हमने पढ़ा कि क्यूब और बाइकॉन्केव होती है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन उसमें कैसे काम करता है, इनमें क्यों न्यूक्लियस ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, इनकी डिसीज क्या है, इनका प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है, कम से कम 120 डेज तक जीवित रहते हैं, और इरेथ्रोपायोटिन हार्मोन जो होता है वो इसमें काम करता है। तो ये एक नॉर्मल आरबीसीज है, बाइकॉन्केव डिस्क शेप की, और एनीमिया जो होता है जब उसमें सिकल सेल एनीमिक जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो सिकल शेप की होती हैं, हीमोग्लोबिन कम, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम होती है। नेक्स्ट आपके पास जो आता है, जब सिंगल स्क्वामस एपिथेलियम की बात करते हैं तो जो आपका इजीली जो आपको फ्लैटेंड जो सेल होती हैं, है ना, वो गैसेस एक्सचेंज में आपको बहुत ज़्यादा काम अच्छी आती है, इसलिए हम वो रखते हैं। सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम में मैंने आपको बताया कि जब सीलिया होते हैं तो वो जो सब्सटेंस होता है उसके मूवमेंट में, म्यूकस को बाहर निकालने में, है ना, मदद करते हैं जो लंग्स है उसके अंदर, और ये सारी मूवमेंट जो होती हैं चीज़ों की, फैगोसाइट्स की, इन सब की, उसमें भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम बेटा। तो इसमें जो कॉलम के शेप की, जो क्यूब के शेप की जो आपके पास सेल्स होती है, जो मैंने बताया पीछे आपको, जो किडनी में होती है, रीअब्जॉर्प्शन के लिए, सिक्रेशन के लिए काम आती हैं ये। ठीक है, सिंपल ये स्मूथ, अगर कोलमनर बोल रहा तो कॉलम तो है लेकिन स्मूथ है, तो वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाई जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्पिंडल शेप। मैंने आपको बताया कि स्पिंडल शेप का मतलब जो आपके मसल में जो सेल होती हैं वो स्पिंडल शेप होती हैं, जो कि रैपिड मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं आपके एक्टिन और मायोसिन, उन सब में ये काम करती हैं। नर्व सेल जो होती है वो न्यूरॉन्स होते हैं, जो उसमें नर्व सेल्स पाई जाती हैं, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स का कंडक्शन करती हैं। अमीबॉइड हमने बताया अभी कि क्या है, डब्ल्यूबीसीज जो आपकी होती हैं उसमें अमीबॉइड मूवमेंट होता है, माने कि वो स्क्वीज होकर के बाहर आती हैं ताकि किसी प्रकार का जब अटैक हो रहा हो पैथोजेंस का बॉडी में तो वो उससे लड़ सके। सिलिएट सेल माने कि तारांकित होता है, मैंने आपको बताया, जो कि बोन सेल्स होती हैं। डिस्क शेप हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि बाइकॉन्केव जो डिस्क शेप जो होती हैं तो आपके पास वो आरबीसीज होती हैं। ठीक है, तीसरा रिंग शेप जो होता है, मैंने आपको बताया कि ट्रैकिया के रिंग में ये प्रेजेंट होता है, ये हमने समझ लिया डायपिडेसिस कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि स्पिंडल शेप की जो मसल सेल्स होती हैं उसमें मायोफिल्स और फाइब्रिल्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वॉलंटरी एक्शन में कैसे मसल जो बोन्स है वो मसल से अटैच होती है टेंडन्स के थ्रू, और कैसे बोन और बोन जो है वो लिगामेंट से अटैच होते हैं। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आप याद रख लेंगे तो बेहतर होगा। नेक्स्ट हमने देख लिया कि जो न्यूरॉन्स है उसमें डेंड्रॉइड्स, सेल बॉडी और एक्सॉन्स कैसे काम करते हैं, कैसे नर्व का इंपल्स होता है, क्या न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, कौन से डोपामिन जो है वो क्या काम करता होता है, ये सब कुछ हमने समझ लिया है। ठीक है, ये न्यूरॉन के स्ट्रक्चर आपने देख लिया था, डब्ल्यूबीसीज को हमने समझ लिया। ठीक है, हमने इनके जो सारे टाइप हैं, ग्रैनुलर में कौन कौन से टाइप आते हैं और ए ग्रैनुलर में कौन कौन से टाइप आते हैं, ये हमने समझ लिया। ठीक है, बोन सेल जो होते हैं उसमें जो प्लास्ट है, साइट्स है और ऑस्टियोक्लास्ट है, वो कैसे काम करते हैं ये हमने देखा, है ना। हमने इनकी बेसिक चीज़ों को हमने याद रखा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर होती हैं, और इसको डायग्राम में समझने की कोशिश की कि किस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ओके ठीक है, तो मुझे लगता है आज का हमारा जो टॉपिक है ये ख़त्म हो गया है ना। आप
ये काम करें कि पीडीएफ से जितना हो सके बार बार रिपीटेटिव मैनर में इसको रिवीजन करें। मैं कोशिश करूँगी कि आगे आपके पास थोड़ा न्यूमोनिक्स भी बनाकर लाऊं ताकि चीज़ों को याद रखने में आपको थोड़ी आसानी हो। ठीक है, इन जो टॉपिक को हमने अभी कवर किया है इसके ऑब्जेक्टिव भी हम सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको या तो पीडीएफ में दूंगी, हम साथ में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि अपनी तरफ से मैं आपको इस चैप्टर में क्लैरिटी ला सकूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया आपका।